क्वेश्चन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। सोचिए, एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं लेकिन 24 घंटे निगरानी करती है। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल वॉल की, जो कि एआई की मदद से बनाई गई है। एक बहुत ही खास काम को अंजाम दे रही है ये एआई वॉल। ये वॉल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से निपटने में कारगर हो रही है, जिससे न सिर्फ इंसानों की जान बच रही है बल्कि जानवरों के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा भी कम हो रहा है। महाराष्ट्र के पेंच में हुई इस अनोखी पहल पर खास खबर। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जब भी हम ये गाना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मोगली या द जंगल बुक आता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, नागपुर के पास बसे पेंच के इन्हीं जंगलों से ये कहानी इंस्पायर्ड है। एक वक्त था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन आज रियलिटी थोड़ी बदल चुकी है। अक्सर खाने की तलाश में ये जंगली जानवर आसपास की इंसानी बस्तियों में घुस जाते हैं और फिर शुरू होता है एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरे जंगल में तारों की फेंसिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हॉलीवुड फिल्मों की तरह यहाँ पे अब एक अदृश्य दीवार बनाई जा रही है, यानी एक वर्चुअल वॉल, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो चलिए जानते हैं ये काम कैसे करता है। रात का सन्नाटा, हल्की सी सरसराहट और कहीं दूर किसी बड़े शिकारी की आहट। जंगली जानवरों को सीमाएं समझ नहीं आती, इसलिए वो अक्सर जंगल से निकलकर गांवों की तरफ आ जाते हैं, जहां खतरा सिर्फ इंसानों को नहीं, उन्हें भी होता है। तार लगाना या फेंसिंग करना न ही पूरी तरह सुरक्षित है, न ही प्रैक्टिकल। इसी चुनौती को सॉल्व करने के लिए पेंच में टेक्नोलॉजी की एंट्री हुई है। यहाँ लगाया गया है एडवांस्ड एआई अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो एक वर्चुअल वॉल की तरह काम करता है। दिखता नहीं, लेकिन 24 घंटे नजर रखता है। अब ये जो मेरा कैमरा है, ये ऐसा काम करता है कि ये यहाँ पर कंटिन्यू 24/7 निगरानी करता है, यानी कंटिन्यू वॉच रखता है। और अगर उसको कुछ भी मूवमेंट दिखता है तो तुरंत ही वो अलर्ट दे देगा और ये अलर्ट डायरेक्टली मेरे पास आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ। मेरे पीछे लगा ये कैमरा कोई आम कैमरा नहीं है। इसके अंदर बायोकॉस्टिक सेंसर्स और एआई चिप्स लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम करता कैसे है। मान लीजिए रात में कोई बड़ा जानवर इस जंगल को क्रॉस करके आता है, तो इसमें लगे सेंसर्स उसकी आवाज को पहचानते हैं, और अगर कोई भी खतरा लगता है तो ये सेंसर्स सीधा इसकी नोटिफिकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम क्विक एक्शन लेती है और सीधा उस जानवर को जंगल की तरफ वापस छोड़ाती है। ये एआई सिस्टम कभी थकता नहीं, न दिन में न रात में। हर मूवमेंट, हर आवाज लगातार ट्रैक होती रहती है। और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है मार्वल ने। हॉलीवुड में मार्वल के सुपर हीरोज दुनिया बचाते हैं, और यहाँ पेंच में ये टेक्नोलॉजी इंसान और जानवर दोनों की जान बचा रही है। मार्वल एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंपनी है, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे बनाया गया था मार्च 2024 में, जिसका मेन फोकस है महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ एआई को डिप्लॉय करना। इसी के तहत हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब हालात ये हैं कि जानवर गांव तक पहुंचे उससे पहले ही फॉरेस्ट टीम को सटीक जानकारी मिल जाती है। लोकेशन, मूवमेंट और खतरे का लेवल सब कुछ मोबाइल पर, और फिर टीम समय रहते पहुंचकर जानवर को सुरक्षित जंगल की तरफ वापस भेज देती है। इसका असर गांव के लोग अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और जंगल का संतुलन भी बना रहता है। आपका वर्चुअल वॉल आया तब से सर हमको कैमरे में कौन सा जानवर आया ये जल्दी दिख जाता है, और हमको जल्दी चेतावनी होती मालूमात हो जाती है, तो हम पीआरटी माध्यम से तुरंत उस जगह में पहुंच जाते हैं सर। मोगली की कहानी से लेकर एआई वर्चुअल वॉल तक पेंच के इन जंगलों ने बहुत कुछ देखा है। ये नया इनोवेशन नेचर और इंसानों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना रहा है और डिजिटल इंडिया की रोशनी को
डीप फॉरेस्ट एरिया तक पहुंचा रहा है। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए बिहार के समस्तीपुर में एक किसान ने स्मार्ट बिजनेस का फॉर्मूला अपनाते हुए अपने खेत में नए नए प्रयोग किए हैं। अलग अलग मौसम में हर बार अलग फसल, फलों फूलों से लेकर रंग बिरंगी सब्जियां, ये मिट्टी से जैसे सोना उगा रहे हैं, जिससे अन्य किसान और लोगों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया खुल गया है। इस समय हम हैं बिहार के समस्तीपुर जिले के एक ऐसे गांव में जिस गांव का नाम है नया नगर, और देखने में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रंग बिरंगे फूलों से सजी ये धरती, और यहाँ पर सिर्फ फूल नहीं है बल्कि कहानी कुछ और है। कहानी है उस किसान की जिसने इन रंग बिरंगे फूलों के साथ शुरुआत की रंग बिरंगी खेती की भी। रंग बिरंगी खेती यानी कि यहाँ सब्जियां हैं, यहाँ फल हैं और बहुत सारी आधुनिक खेती। ये आधुनिक खेती करके उन्होंने न सिर्फ खेती किसानी की परिभाषा बदली बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले। पैंट शर्ट पहने और इलेक्ट्रिक कार से खेतों का दौरा करता ये व्यक्ति आम किसान जैसा नहीं दिखता, लेकिन यही है सुधांशु कुमार, एक ऐसे किसान जिन्होंने पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया है। उनके खेतों में सेब, संतरा, मौसमी, अनार, लीची, ड्रैगन फ्रूट, केला, अमरूद, बेर और स्ट्रॉबेरी जैसी कई फसलों की खेती होती है। अलग अलग फसलें, अलग अलग मौसम और बेहतर प्रबंधन, इसी सोच ने उनकी खेती को एक सफल मॉडल बना दिया है। आज उनकी खेती सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं बल्कि आसपास के सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन चुकी है। यहाँ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके खेती को ज्यादा आसान और बेहतर बनाया गया है। खेतों में मौसम की जानकारी देने वाला वेदर स्टेशन लगा है जो मोबाइल पर हर घंटे अपडेट देता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हर पौधे तक पानी और खाद सही मात्रा में पहुंचती है। पूरे फार्म की निगरानी के लिए कैमरे लगे हैं और एक कंट्रोल रूम से पूरी व्यवस्था को संभाला जाता है। यानी खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तकनीक और मैनेजमेंट का खेल भी बन चुकी है। मेन मुद्दा था इनकम, और मेरा मानना है कि मक्का गेहूं करके किसान हैंड टू माउथ ही रह सकता है जी। तो कौन सी ऐसी फसलें हम चुने जिससे अगर हम उतना ही देर धूप में खड़े रहें और फिर भी मेरी आमदनी 10 गुनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए। तो हम लोग अनुभव से ये देखे कि मक्का और गेहूं के वनिस्पत आप सिंपली सिर्फ केला करते हैं तो लगभग 7 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। सुधांशु कुमार का मानना है कि अगर किसान सही फसल चुने और तकनीक का इस्तेमाल करे तो कम जमीन में भी अच्छी आमदनी हो सकती है। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और लीची जैसी फसलें आज उनकी खेती को प्रीमियम खेती का रूप दे रही हैं और यही वजह है कि अब युवा भी खेती की तरफ लौटने लगे हैं। मेरा मानना है अब जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, चाहे आईओटी हो, एआई हो, तो आप देखेंगे हमारे फार्म पर कंप्लीटली ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है। बटन दाबे पानी पूरा पट गया, बटन दाबे खाद पूरा पड़ गया, बटन दाबे मौसम पूरा देख लिए। और जो अगर हम गेहूं और मक्का से तुलना करेंगे तो अगर गेहूं में 35,000 का इनकम है, हम एक एवरेज बोल रहे हैं, और मक्का में अगर 40,000 का इनकम है तो वहीं आम में 1 लाख का इनकम है। ऐसे ही एक युवा किसान हैं आर्यन भारद्वाज। MBA करने के बाद उन्होंने नौकरी की बजाय खेती को चुना और आज आधुनिक खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारे पास खुद का पुश्तैनी जमीन है, लगभग 20 एकड़ है। तो मैंने देखा कि मुझे खुद का फार्मिंग करना चाहिए, क्योंकि अंकल ने इंस्पायर किया कि आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपया कमा सकते हो। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टार्टिंग में फ्रेशर को 2 से 3 लाख रुपए आपको तो ईयरली मिलता है, एनुअली, और मैं यहाँ 1 एकड़ से 2 से 3 लाख एनुअली कमा रहा हूँ। इस फार्म में करीब 100 लोग काम करते हैं जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई से लेकर पैकिंग तक कई परिवारों की रोजी रोटी अब इसी खेत से जुड़ी हुई है। सुधांशु जी में काम कर रहा हूँ, अच्छे है, मेरा रोजी रोटी चल रहा है, फैमिली चल रहा है। 10 लेडीज हैं, स्ट्रॉबेरी तोड़ रहा है, फिर पैकिंग कर रहा है, बाजार बिकने के लिए जाते हैं। सुधांशु कुमार की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये बदलते भारत की खेती की कहानी है।
जहां परंपरा और तकनीक साथ साथ चल रही हैं और खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि एक स्मार्ट करियर बनती जा रही है। अगर सही सोच, सही तकनीक और मेहनत हो तो खेतों से भी बड़े सपने उगाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो जहर किसी की जान ले सकता है वो किसी की जान बचा भी सकता है? गुजरात के एक रिसर्च सेंटर में सांप के जहर से जिंदगी बचाने वाली दवा बनाने पर काम चल रहा है ना दिलचस्प? इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर DC पटेल। डॉक्टर पटेल 30 सालों से सांप के काटने के शिकार हुए लोगों की जान बचा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट। गुजरात के वलसाड जिले का छोटा सा शहर धरमपुर। यहाँ रहते हैं डॉक्टर धीरू भाई छगन भाई पटेल। पिछले 33 सालों से उनका एक ही मिशन है, सांप के काटे हुए लोगों की जान बचाना। अब तक उनके पास 21,000 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं और करीब 98% मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। लेकिन डॉक्टर पटेल सिर्फ इलाज तक ही नहीं रुके। उन्होंने सोचा अगर इतने सालों का अनुभव सिर्फ उनके पास ही रह गया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा। इसीलिए अब वो अपने अनुभव को रिसर्च, डेटा और ट्रेनिंग के जरिए भविष्य के डॉक्टरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने MS पास किया उसके बाद से 1987 से मैंने स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट करने का शुरू किया है। पहले मैं गवर्नमेंट में सर्विस करता था। अभी 1990 से मैंने मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू किया। अभी तक डिजिटलाइज डेटा मेरे पास जो है ये मोर देन 21,000 है और इसमें बहुत ही कम लोगों की डेथ हुई है। ठीक है सर, आपने लगभग 21,000 लोगों का इलाज किया है, तो इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं होती है, कुछ हम बताएं। इसमें जो सभी रेंज के पेशेंट आ जाते हैं। जैसे एक स्टार्ट हुआ है मेरा 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड से 90 ईयर्स ओल्ड पेशेंट भी है। इसमें कोमोर्बिडिटी यानी दूसरी बीमारी के साथ भी आते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम वाले भी लोग आते हैं। तो सर और स्त्री भी मेल भी है, फीमेल भी बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे सभी ग्रुप के पेशेंट आते हैं। डॉक्टर पटेल धरमपुर के स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां सांपों पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है और उनके जहर का संग्रह किया जाता है। यहाँ रिसर्च के दौरान सांपों को बेहद सावधानी से पकड़ा जाता है। उनकी प्रजाति, आकार और विशेषताओं का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से उनके जहर का सैंपल लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए हम पहुँचे इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ हमें स्नेक टेक्नीशियन आदित्य पटेल मिले, जो हमें रसेल वाइपर के एनक्लोजर में लेकर गए। रसेल वाइपर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। यहाँ तापमान को AC और हीटर की मदद से 27 से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है ताकि सांप स्वस्थ और सक्रिय रहें। तो ये एक्चुअली हीटर है। जब रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है तब हम हीटर का यूज करते हैं। ओके। और ये एक वेइंग बैलेंस है, साइंटिफिक ग्रेड का वेइंग बैलेंस हम यूज करते हैं तो जिससे हम वेनम का वेट एक्यूरेटली मेजर कर सकें। इंस्टीट्यूट के अंदर हर छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि सांपों को प्राकृतिक माहौल मिल सके। अब सवाल ये था कि आखिर सांप से जहर निकाला कैसे जाता है। कोबरा एनक्लोजर के अंदर सरपेंटेरियम क्यूरेटर विपुल पटेल हमें पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। सबसे पहले एक खास उपकरण से सांप के सिर को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट उसके सिर को पकड़कर उसे एक बीकर के ऊपर काटने के लिए लगाते हैं और इसी तरह जहर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सावधानी से की जाती है कि ना सांप को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही रिसर्च करने वाले लोगों को कोई खतरा हो। जैसे कि ये हमारा है पिनर हुक। ओके। ये पिनर हुक है हमारा। इससे हम सांपों का हेड पिन करते हैं। इसको ऐसे हेड पिन करेंगे, फिर जो भी वेनम एक्सट्रैक्ट करने वाला रहेगा उसे वो हेड कैच करेगा, फिर उसको बीकर के ऊपर बाइट करवाएगा। ये है हमारा सस्टेन। इसके ऊपर बीकर को होल्ड करते हैं। सांप से निकाले गए जहर को इंस्टीट्यूट के स्टोरेज एरिया में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ एडवांस फ्रीजर लगे हुए हैं जिनमें तापमान को बहुत सटीक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। वेटरिनरी डॉक्टर धर्मी पटेल और पीनल ठाकुर इस पूरे स्टोरेज सिस्टम की जिम्मेदारी संभालते हैं। यहाँ -40 और -80 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजर में वेनम को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके बाद यही वेनम एंटी वेनम बनाने वाली कंपनियों को भेजा जाता है, जहां वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए इसे जीवन बचाने वाली दवा में बदला जाता है।
डॉक्टर पटेल के शोध, अनुभव और जागरूकता ने हजारों परिवारों को नई जिंदगी दी है। भविष्य में जो स्नेक पर रिसर्च किए जाएंगे उन्हें एक मजबूत आधार मिला है। उम्मीद है इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट और भी देश में बने ताकि मासूम जिंदगियों को बचाया जा सके। 15,000 बार पैरों को ऊपर नीचे करते हैं बुनकर, तब तैयार होती है हैंडलूम की ये स्पेशल साड़ी। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के वोरायूर कॉटन साड़ी की। यहाँ की साड़ियाँ एक खास इतिहास की गवाह हैं। यहाँ का हैंडलूम आज का नहीं, सदियों पुराना है। यहाँ तक कि चोल राजाओं के दौर में ये हैंडलूम एक्सपोर्ट होता था। कैसे बनती हैं ये खास साड़ी और कैसे नई पीढ़ी तक पहुँच रही है, आइए देखते हैं। तिरुचिरापल्ली के वेरियर की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि यहाँ की कॉटन हैंडलूम साड़ियों से भी है। सदियों पुरानी ये बुनाई आज भी यहाँ के कारीगरों के हाथों में जिंदा है। हम इस वक्त मौजूद हैं वीकेटी सिल्क एंड साड़ीज में, जहां पारंपरिक खरगों पर साड़ियां बुनी जा रही हैं और इसी के साथ कई परिवारों का घर भी चल रहा है। करघे की हर चाल, धागों का हर जोड़ सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि एक पूरी विरासत तैयार करता है। वेरियूर की ये कॉटन साड़ियाँ अपनी मुलायम बनावट, चौड़े डिजाइन और खास बॉर्डर के लिए जानी जाती हैं। और सबसे खास बात, ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। ஒரு 55 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குமாஸ்தா ஒரு கடையில் வேலை செஞ்சேன். அது இதே கடையில் தான் வேலை செஞ்சேன். அது எங்கள் ஓனர்லாம் முதல்ல வேறு பிஸ்னஸில் மாறிக்கிட்டதுனால இந்த தொழிலை வந்து எனக்கு இதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்ததுனால இதை அப்படியே வந்து ஒரு ரன்னிங் பண்ணிக்கிட்டு இது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். साड़ी बनाने का प्रोसेस वाकई कमाल का है। अगर आप इनके पैरों की तरफ देखें तो ये लगातार ऊपर नीचे करके हैंडलूम मशीन को चला रहे होते हैं। कहते हैं कि एक साड़ी की लंबाई करीब 6.2 मीटर होती है और इससे पूरा बनाने के लिए इन्हें लगभग 15,000 बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये एक मेहनत से भरा हुआ प्रोसेस है, इसीलिए हैंडलूम साड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के ऐसे कई केंद्र स्थानीय बुनकरों को काम देकर इस परंपरा को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं बुनकरों में से एक हैं पनीर सेल्वम, जो पिछले 40 सालों से इसी करघे पर साड़ियाँ बुन रहे हैं। उनके लिए ये काम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि अपने परिवार और परंपरा से गहरा जुड़ाव भी है। 40 வருஷமா நான் வந்து இந்த தொழில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து இந்த நெசவு தான் நெய்கிறேன். அதனால் வந்து நான் இங்கே அவன் பார்த்து அதே நான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. மற்ற இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அளவு கூட இன்னும் நுணுக்கமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. वेरियूर यानी कॉटन की पहचान, इस बुनाई का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि चोल काल से ही यहाँ कपड़ा उद्योग फलता फूलता रहा है। यहाँ तक कि विश्व युद्ध के दौरान यही बने हल्के कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल मेडिकल ड्रेसिंग के लिए भी किया गया था। आज वक्त बदल रहा है, लेकिन इस परंपरा को नया रूप देने की कोशिश भी जारी है। नए डिजाइन्स, प्रिंटिंग और इनोवेशन के जरिए अब इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। स्टार्टिंग से मैं एक्चुअली दूसरा पढ़ाई करके मैं दूसरा जॉब में था, अभी रिजाइन करके इधर आया। मैं आके 8 साल हो गया। एक्चुअली मैं आने के टाइम पे मेरे को मालूम पड़ गया इसका वैल्यू तो है, लेकिन वो वॉरियर कॉटन तो थोड़ा पुराना हो गया, उसका कैसे हम नया करना है वो बोल के पहले मैं सोच के उसका इनोवेशन बहुत किया है। मतलब प्रिंटिंग, उसमें जॉब वर्क, मतलब हैंड स्केच वगैरह, एम्ब्रॉयडिंग वगैरह, ये सभी वॉरियर कॉटन का ऊपर ही करके मैं थोड़ा उसका यंग जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है बोल के वॉरियर कॉटन का लेके गया। मशीनों और पावर लूम के इस दौर में वेरियूर के कई बुनकर आज भी अपने करघों पर उसी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ साड़ी नहीं बुन रहे, ये एक पहचान को बचा रहे हैं। धागों से बुनती ये कहानी दरअसल मेहनत, परंपरा और इतिहास की कहानी है। वेरियर के लोगों ने इस परंपरा को, इस हुनर को बचाए रखा है ताकि कल को आने वाली पीढ़ी इस नई कला की पहचान को महसूस कर सके। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए है। सोचिए, एक ऐसा खाना जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव देता है।
केरल की मशहूर साध्या कुछ ऐसी ही परंपरा है। यहाँ केले के पत्ते पर एक साथ 20 से 25 तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और हर डिश का अपना स्वाद, अपना स्थान और अपनी कहानी। देखिए स्वाद, परंपरा और संस्कृति से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश के मालाबार तट पर बसा केरल प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत तस्वीर है। हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ, शांत बैकवाटर और सुनहरे समुद्र तट इसकी पहचान है। यहाँ का भोजन भी उतना ही रंगीन और विविध है, जिसमें साध्या सबसे खास है। एक भव्य शाकाहारी दावत जिसे बड़े जतन से तैयार कर पारंपरिक ढंग से परोसा जाता है। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि स्वादों का उत्सव है, जिसे स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से संजो कर रखते हैं। We are in Kerala. We just came back from Padmanabha Swami Temple to try the traditional Kerala food, which is sadhya, which was served to us on a banana leaf. Various types of dishes were served to us. All were tasty. We had four types of sweet dishes called paisam. Some were made with beetroot, some were made with moong dal and jaggery mixed in it. So it was a nice experience. It was not just eating food, we were experiencing food actually right now, and it was a great experience. सुबह के शुरुआती घंटों से ही साध्या की तैयारी शुरू हो जाती है, ताकि दोपहर तक सभी व्यंजन तैयार हो जाएं। ताजे केले के पत्ते इकट्ठा कर साफ किए जाते हैं, जबकि रसोइयों की टीमें सब्जियों को धोने, काटने और पकाने का काम करती हैं। बड़े बड़े मशीनों का उपयोग कर प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाया जाता है। साध्या परोसना भी उतना ही सावधानी पूर्ण होता है जितनी इसकी तैयारी। हर व्यंजन को केले के पत्ते पर एक निश्चित स्थान पर सजाया जाता है। बहुत अलग अलग किस्म के मील थे और केरला का जो स्पेशली चावल है उसके साथ वो कड़ी हो गया और रसम हो गया, 2-3 चीज़ों के साथ खाया। और किस तरीके से खाना है उन लोगों ने हमें बताया। उसको 3 पार्ट करके अलग अलग उसके साथ लेना है हमने, और उसमें कई प्रकार की रायता, चटनी अलग और अचार बहुत सारे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, अलग प्रकार का अनुभव था। साध्या एक जीवंत शाकाहारी दावत है, जिसमें सांभर, रसम, चटनियों और मिठाइयों सहित 20 से 25 प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। इतने सारे व्यंजनों को रोज तैयार करना आसान काम नहीं है। Today we started 365 days sadhya. It is an Ayurvedic meal. It is a traditional food. In olden times, our grandfathers daily used this. No BP, no cholesterol, no diabetic. Their life was more than 100 years. Why? Food was medicine. Now medicine is food. That's the difference. साध्या केवल एक भोजन नहीं बल्कि केरल की सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक है। ओणम जैसे त्योहारों में ये अनिवार्य है, जहां परिवार और समुदाय एक साथ बैठकर इसका आनंद लेते हैं। इसके स्वाद से आगे बढ़कर साध्या केरल की समृद्ध विरासत को दर्शाती है, जिसे आदर और प्रेम के साथ तैयार किया और परोसा जाता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार। व्यक्ति